हेलो जेम्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 10 से कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा आज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जांपल है 12.4 और आपसे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक हीटर के दो एंड्स का वो 60 वोल्ट है और जब इतना वोल्टेज है तो वहां पर जो वो हीटर करंट ड्रॉ करता है वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। अगर उसी हीटर को हम जो है एक दूसरे सोर्स से वहां पर अटैच कर दें जहां वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है, तो अब वो कितना करंट ड्रॉ करेगा ये पूछा है। ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको याद होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, तो मतलब किसी भी वायर से जो करंट फ्लो होता है वो वहां पे हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक हमारे पास में फॉर्मूला आता है दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। स्टार्टिंग केस में यहाँ पर जो है V की वैल्यू, इसको एक काम को लेता हूँ मैं, यहाँ पर V1 मान लेता हूँ और इसको यहाँ पे कितना I1 मान लेता हूँ। इसको R ही हम मान लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंट ही रहेगा अगर हम सेम मटेरियल पे या सेम अप्लायंस पे काम कर रहे हैं। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे जो दी है आपको वो 60 वोल्ट है। I1 जो है यहाँ पर यू नो वेरी वेल, उसकी वैल्यू हमारे पास में कितना है बताओ, 4 एम्पियर है। और R यहाँ से आपसे पूछा है, R की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो 15 ओम आ जाएगी, है ना। 15 ओम की वैल्यू आई है। अब इसको मैं यूज करूंगा। आगे कहता है कि अगर वोल्टेज इस बार जो है वो V2 हो गया है लेट से, तो ये I2 होगा और R तो रहेगा सेम ही क्योंकि R तो सेम अप्लायंस है, मतलब सेम हीटर को ही हमने अलग वोल्टेज पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू जो है वो इस बार मेरे पास में 120 है। I2 आपसे पूछा है और R रहेगा सेम 15 रहेगा, तो 15 से ही कटेगा 8 टाइम्स, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी। तो I2 जो आया मेरे पास इस बार वो कितना आता है, 8 एम्पियर आता है। ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऑब्जर्व भी करना है कुछ चीजें। अगर रेजिस्टेंस सेम है और आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो फिर करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 60 था, तो तब करंट 4 था। यहाँ पे वोल्टेज आपने बढ़ाया है तो करंट मेरे पास में बढ़ गया है, 8 आ गया है। ओके, so this was the example 12.4. now we are moving towards the example 12.5. क्या कहता है इसमें कि एक मेटल वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस इतना है। अगर डायमीटर वायर का इतना हो तो रेजिस्टिविटी पूछिए आपसे, है ना। और एनसीईआरटी में एक टेबल है 12.2, वहां पे देख के बताना है कि ये रेजिस्टिविटी जो है किस मटेरियल की है, मतलब उस मटेरियल की पहचान करनी है। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे जो रिलेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हमें करना है कि जो डेटा गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है आपको, देखो यहाँ पर एक तो जो वायर है उसकी लेंथ आपको यहाँ पर 1 मीटर दी है और रेजिस्टेंस भी दिया है उसको R। रेजिस्टेंस भी आपका इतना है। उसके बाद जो है आपसे ये डायमीटर दिया हुआ है, D की वैल्यू है, D जो है वो 0.3 mm। देखो mm मतलब यहाँ मिलीमीटर में है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। जब भी हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ से डायमीटर जो आया दैट इज 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर जाएगा, लेकिन हमें रेडियस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में एरिया आएगा। तो हमें R पे आएंगे तो R का मतलब क्या होता है, D/2 होता है। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, सो दिस विल बिकम 0.3 और यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है। ओके, सो फाइनली जो R मेरे पास में यहाँ पे आएगा, सो दैट इज 0.15 और इंटू 10 की पावर -3 और बेटा ये आ जाएगा इसमें मीटर में। अब फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L/A होता है। ठीक है, इसको अगर मैं रो की फॉर्म में लिखूंगा तो R इंटू में A/L हो जाएगा, है ना। रो इक्वल्स टू R तो मेरे पास में इतना था, A का मतलब होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई तो यहाँ पे लिखा मैंने इतना 3.14 और R हमने अभी जो है यहाँ पर निकाला है 0.15 इंटू 10 की पावर -3, इसका भी स्क्वायर है। और यहाँ पर L जो है वो कितना था, 1 था। आपने इसको पूरा सोल्व किया, सोल्व जब किया आपने ये, तो रो की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो लगभग 1.8 इंटू 10 की पावर -6 और यूनिट होती है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी यूनिट होती है ओम मीटर, 100 मीटर में आंसर मिलेगा। अब ये जो आंसर आया है वो बताना है कि रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की हो सकती है, मतलब इतना रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की है। टेबल 12.2 में इसको ऑब्जर्व करना है, वो देखो यहाँ पर हमारे पास में है। ये जो वैल्यू है वो यहाँ हमें लगभग मिलती है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैंगनीज मेटल की है।
ओके, सो ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था हमारे पास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12.6। क्या कहता है आपसे, एक वायर है गिवन मटेरियल की और लेंथ L है और एरिया जो है उसका A है और रेजिस्टेंस उसका 4 ओम है, ठीक है। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 और area 2A? सेम मटेरियल की दूसरी वायर ली है जिसका लेंथ हाफ हो गया है, L/2 हो गया है और एरिया उसका डबल हो गया, तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। देखो ध्यान से प्लीज, ये भी हमारे पास में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशन पे बेस्ड है। R इक्वल टू होता है रो L/A। आप इसको R1 एज्यूम कर सकते हो। तो R1 की वैल्यू जो उसने दी है यहाँ पर, ये वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 4 ओम है। इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन 2। दूसरे पार्ट में उसने R2 पूछा है, R2 पूछा है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल की बात कर रहा है। रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है सिर्फ। तो रो रहा, लेकिन L उसने क्या बोला है यहाँ पर, L जो है वो L/2 हो गया और एरिया जो है वो मेरे पास में 2A हो गया है। अब ये 2 यहाँ से नीचे आएगा, सो R2 की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास 1/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर रो L/A हो जाएगा। R2 की वैल्यू ये मेरे पास 1/4 है। इतना जो था वो मेरे पास में R1 के इक्वल है। इतना पार्ट देखो यहाँ से, इतना पार्ट R1 के इक्वल है। सो यहाँ से क्या हो सकता है, R2 क्या आएगा मेरे पास, R2 इक्वल टू 1/4 तो यहाँ पे था, R1 की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो ये मेरे पास में 4 है, यानी कि R2 जो मेरे पास में आया वो 1 ओम आ गया है ना। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी यानी कि एग्जाम्पल 12.6 को सोल्व किया। आई होप इसको ठीक से समझ पाए आप। उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है आप याद रखना, पहले समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है वायर के मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर बाय व्हिच इट ओपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला जो है फैक्टर उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर है और उस पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस बढ़ता है और कम होती है तो कम होता है। मतलब ये दोनों आपस में कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर आएगा फैक्टर, जो वायर हमारे पास में होता है उसका एरिया होता है ना, तो एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे वायर मेरे पास में है तो यहाँ पे जो तार की मोटाई है उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसको, उसी पे डिपेंड करता है। तो हमें ये भी समझना है कि कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कोई मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और थर्ड जो मेरे पास में यहाँ पर आएगा, उसको बोलते हैं हम क्या, कि वायर जो बना है जिस मटेरियल का उसका नेचर क्या है। सो नेचर ऑफ मटेरियल पर, और इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता होता है कि Ag जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, तो उस मटेरियल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो टोटल हमारे पास में 3 ये फैक्टर्स होते हैं। एक फोर्थ भी है, लेकिन फोर्थ को हम उतना जो है एक्सप्लेन करते नहीं है क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता हमें उसका। तो लेकिन फिर भी हमारा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो क्या, टेम्परेचर कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप समझो कि रेजिस्टेंस की वजह क्या है, कोज क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है। रेजिस्टेंस आता है बिटवीन द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द कैर्नल। कैर्नल क्या होता है कि जो एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर कर दें तो जो न्यूक्लियस और इनर शेल बचा उसी को हम कैर्नल बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में और कैर्नल में कोलिजन्स होती हैं, उसी कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो है कोलिजन्स की वो बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ भी आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वहां रेजिस्टेंस मेरे पास में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये था इन टेस्ट क्वेश्चन। तो आई होप हमने जितने क्वेश्चन आज ट्राई किए आप उनको ठीक से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।